के बाद कमिंग टू नेक्स्ट आप कंडीशन फॉर द इशुएंस ऑफ द लाइसेंस, यानी कि अब आपका जो फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने 8A 8B या 8C में अप्लाई किया, ठीक है ना, कि मैं फार्मेसी बनाना चाह रही हूँ या मैं मेडिकल स्टोर या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप बनाना चाह रही हूँ, तो अब एक इंस्पेक्टर आता है जो इंस्पेक्शन करता है। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस को देखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो इशू, यहाँ पर सबसे पहला जो सेक्शन है वो ये है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू नहीं करेगी लाइसेंस ऑन फॉर्म 9, फॉर्म 10 और फॉर्म 11 अगर ये कंडीशन, अनलेस ये कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि प्रीमिसेस के बारे में, सब सेक्शन क्लॉज ए और क्लॉज बी दोनों जो है वो इसी के बारे में, प्रीमिसेस के बारे में, कि जो प्रीमिसेस हैं वो इतनी होनी चाहिए कि वो एडिक्वेट स्टोरेज हो सके ड्रग्स की, ठीक है ना, उसकी सनलाइट से प्रोटेक्शन होनी चाहिए क्योंकि खास टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होना चाहिए, डस्ट से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, रेफ्रिजरेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर सब क्लोज बीच में जो है वो क्या है कि क्लीन होना चाहिए, हाइजेनिक और टाइडी कंडीशन में होनी चाहिए प्रीमिसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि शेड्यूल एफ की रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर कोई फार्मेसी जो है वो कंपाउंडिंग कर रही है, यानी कि ड्रग जो है वो कंपाउंड करके दे रही है, तो कंपाउंडिंग की कंडीशंस किस में लिखी होती हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होंगी या कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए एक ऐसे सेटअप में जो कंपाउंडिंग में कर रहा है, वो शेड्यूल एफ में होती हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो सारी कंडीशंस जो है वो शेड्यूल एफ को फुलफिल करना पड़ेगा। अगर कोई पर्सन जैसे फजलदीन अक्सर जो है वो कंपाउंडिंग कर रहा होता है, कंपाउंडिंग अक्सर इसकी ब्रांचेज जो है वो कंपाउंडिंग करते हैं, यानी कि फॉरेन सोल्यूशन बना कर दे देना या ऑइंटमेंट या क्रीम्स बना कर देते हैं, तो वो जो है उसको खास अपरेटस होता है उसमें। यहाँ पर शेड्यूल एफ में उन्होंने बताया था कि कौन कौन से अपरेटस होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है जो शेड्यूल एफ में जो है वो लिखी होती हैं कि ये चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एरिया। फार्मेसी का जो एरिया है वो 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए और इसकी ब्रेथ और जो हाइट है वो 8x8 होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल स्टोर का जो एरिया है वो 96 स्क्वायर फीट से कम नहीं होनी चाहिए और अगेन 8x8 इसकी ब्रेथ और हाइट होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप का जो एरिया है वो 500 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा हो सकते हैं 140, 96 या 500 से ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि एप्लीकेशन, ये जो लाइसेंस है उस बंदे को जो है वो इशू नहीं किया जाएगा जिसको कोई भी सुपोरियस ड्रग बनाने की वजह से जो है वो 1 साल की सजा मिली हो या 30,000 उसने जुर्माना दिया हो, ठीक है ना, अंडर द सेक्शन 27 सब सेक्शन 1 ऑफ ड्रग एक्ट 1976। ये क्या है, ये हमारे पास पेनल्टीज होती हैं, ठीक है। सेक्शन 27 क्या पेनल्टीज का सेक्शन है ऑफ ड्रग एक्ट 1976 का, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को सुपोरियस ड्रग बनाने की वजह से जो है वो सजा मिली है 1 साल की या 30,000 जुर्माना हुआ है, तो फिर उस बंदे को वो कहने वो मुजरिम है ना, वो मुजरिम रहा है पहले, ठीक है ना, तो उसको भी जो है वो लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जो फार्मेसी और जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है उसको सुपरवाइज कौन करेगा, वो बंदा जो कि सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ऑफ क्लॉज ए में रजिस्टर्ड है, यानी कि ये क्या है, इसमें फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास फार्मेसी एक्ट जिन्होंने पढ़ा उनको इजीली समझ आ जाएगी कि ये कौन सा जो है वो सेक्शन को रेफर किया जा रहा है, और कौन सा सबसेक्शन है। ये इसमें जो है फार्मासिस्ट को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी कि वो बंदा जिसके पास डिग्री है, वो फार्मेसी की डिग्री है, वो इस रजिस्टर में रजिस्टर्ड किया जाता है। और ये वाला बंदा यानी फार्मासिस्ट जो है वो सुपरवाइज करेगा फार्मेसी को और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को। और जो हमारे पास जो पर्सन सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 ए यानी कि फार्मासिस्ट भी सुपरवाइज कर सकता है, और बी यानी कि जो कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन जो है वो सुपरवाइज करेगा मेडिकल स्टोर को ऑन फॉर्म 10 के ऊपर, ठीक है। यानी कि मेडिकल स्टोर को किस पे लाइसेंस मिलता है, फॉर्म 10 के ऊपर मिलता है ना, तो उसको कौन सुपरवाइज करेगा, पर्सनली सुपरवाइज करेगा, जो भी फार्मासिस्ट भी कर सकता है और कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन भी कर सकता है। उसके बाद 2 और कंडीशन आ जाती है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी इशू नहीं करेगी किसी भी प्रीमिसेस को लाइसेंस एक्सेप्ट के उसकी पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी जाए, उसको इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी जाए किसकी, पीक्यूसीबी सेक्रेटरी पीक्यूसीबी की या डीक्यूसीबी की, या फिर इंस्पेक्टर ऑफ द एरिया उसको रिपोर्ट दे कि हाँ ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। और दूसरी बात ये कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक वेरीफाई ना कर लिया जाए कि उसके पास कंप्यूटराइजेशन फैसिलिटी है सेल और परचेज ऑफ द ड्रग को मैनेज करने के लिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा सेटअप होता है और उसको मैनेज करने के लिए कंप्यूटराइज फैसिलिटी को होना बहुत लाजमी है। देन कम्स कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, यानी कि ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इशू द लाइसेंस सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज फॉलो। अब ये सारी कंडीशंस जो हैं ये भी फुलफिल होंगी जब एक प्रीमिसेस जो है वो रन की जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है ये सारी कंडीशंस जो है वो फुलफिल होना लाजमी है। ओके, सो इन कंडीशन में सबसे पहले क्या है, जैसे हमने पहले जो कंडीशन ऑफ इशुएंस ऑफ द लाइसेंस उसमें हम लोगों ने देखा कि उसका एरिया कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर है कि अगर फार्मेसी का जो बोर्ड होगा वो किस तरह का होना चाहिए। फार्मेसी का जो बोर्ड होगा उसके बारे सबसे पहले तो जो है उस पर लिखा होना चाहिए फार्मेसी, और उसकी राइटिंग कौन सी भी लिखा होना चाहिए, आपकी वाइट राइटिंग होनी चाहिए, और
बोर्ड का कलर कौन सा, मतलब ग्रीन बोर्ड हो और उस पे ऊपर व्हाइट कलर से जो है फार्मेसी लिखा हो, और उसकी जो लेंथ है मिनिमम लेंथ वो 5 फीट हो और विड्थ जो है वो 2.5 फीट हो। लाइकवाइज जो इसकी जो मेडिकल स्टोर है उसकी भी लेंथ और विड्थ इतनी होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी राइटिंग होगी वो वाइट राइटिंग ही होगी, लेकिन जो उसका बोर्ड का कलर होना चाहिए ना, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, वो ब्लू कलर का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेंशन है, लेकिन व्हाइट राइटिंग के ऊपर मेडिकल स्टोर लिखा हो, व्हाइट राइटिंग से मेडिकल स्टोर लिखा हो, और बोर्ड का कलर ब्लू हो और इसका ग्रीन हो। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास क्लोज बी आती है उसमें यही है कि जो पर्सनली सुपरवाइज करेगा एज डिस्क्राइब प्रीवियसली, कि जो हमारे पास जो फार्मासिस्ट होगा वो सुपरवाइज कर सकता है फार्मेसी, बल्कि फार्मासिस्ट ही सुपरवाइज करेगा फार्मेसी को, मेडिकल और डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप को। ठीक है, लेकिन जो मेडिकल स्टोर है उसको जो है फार्मासिस्ट भी सुपरवाइज कर सकता है और फार्मेसी टेक्नीशियन भी कर सकता है सुपरवाइज। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सब क्लॉज जो है वो मस्ट सी। क्लॉज सी में क्या है कि कोई भी इनवॉइसेस सेल्स या बिल जो भी होगा ना, मतलब इनवॉइसेस के आगे कहने के जो आपने फार्मेसी ने या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप ने कोई भी चीज़ खरीदी है, ठीक है ना, कुछ भी चीज़ बेची है, वो सारा कुछ जो है या भी जो भी काउंटर फॉल्स हैं वो प्रिजर्व होगा फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल। मतलब जिस साल में जो है वो कोई भी सेल परचेज हुई है उससे लेकर 3 सालों तक कम अज कम वो सारा कुछ जो है वो रिकॉर्ड को जो है वो मेंटेन रखेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्लोज 1 में क्या आ गया कि फार्मेसी के क्या प्रीमिस, वो बोर्ड का क्या था। दूसरा कि उसको सुपरवाइज कौन करेगा, फार्मेसी हो बेशक मेडिकल स्टोर हो या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप हो। ठीक है, और तीसरा क्या आ गया, रिकॉर्ड 3 सालों तक रिकॉर्ड रखना लाजमी है। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल बी और शेड्यूल डी ड्रग्स। ये कौन कौन से शेड्यूल्स हैं इनको मैं आपको एक दफा बता देती हूँ। शेड्यूल बी में जो है जो भी नारकोटिक्स साइकोट्रॉपिक एंटी डिप्रेसेंट एंड अदर कंट्रोल ड्रग्स आ जाते हैं और उसकी बाकायदा लिस्ट दी गई है। ये मैं आपको बुक से दिखा रही हूँ, ये सारी जो है ना शेड्यूल बी की जो है वो लिस्ट दी गई है। ठीक है, अब हो जाता है हमारे पास यहाँ पर 7 शेड्यूल सी आ गया, तो इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। शेड्यूल सी में जैसे मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो होगी जो गवर्नमेंट एनालिस्ट से टेस्ट करवाने के लिए जो फीस होगी ना, वो शेड्यूल सी में लिखी हुई है। और इसमें देखिए हमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्लैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, अगर फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है तो 70 रुपीज़ लगेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन 115 रुपीज़। ये मे भी चेंज होगी, लेकिन फिलहाल आपके जो ड्रग एक्ट है, मैनुअल ऑफ द ड्रग लॉ है, उसमें जो है वो यही चीज़ें मेंशन है, यही फीसेज मेंशन है। अगर लीकेज टेस्ट इंजेक्टेबल चेक करना है, ठीक है, तो 140 रुपीज़ लगेंगे। लाइकवाइज अगर टेस्ट फॉर द एब्सेंस ऑफ राइशियस ऑयल आ जाता है इन द अदर ऑयल्स, ठीक है ना, कॉटन सीड ऑयल इन द अदर ऑयल, ठीक है ना, तो ये सारा कुछ जो है ये टेस्ट की फीसेज लिखी हुई है। ठीक है, ये सारा कुछ वो आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास शेड्यूल डी, जिसके बारे में हम लोग बात करें। बी और डी के बारे में हमने बात की। बी में आ जाते हैं हमारे पास नारकोटिक साइकोट्रॉपिक एंटी डिप्रेसेंट और स्टेरॉइड वगैरह और अदर ड्रग्स आ जाते हैं। शेड्यूल डी में आ जाते हैं वो ड्रग्स जो कि खासतौर पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एमबीबीएस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर जाएंगे। ये वो ड्रग्स आ जाते हैं जिनमें हमारे पास खासतौर पर कौन सा आ जाता है, हार्मोन सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है ना, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ जाता है, एंड्रोजेनिक, एनाबॉलिक, एस्ट्रोजेनिक, प्रोजेस्टेशनल, और हमारे पास स्टेरॉयडल कंपाउंड आ जाते हैं। फिर हमारे पास कुछ एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है हमारे पास क्लोरटेट्रासाइक्लिन आ जाता है, कोलिमाइसिन आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन वगैरह आ जाते हैं। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाता है, वैंकोमाइसिन आ जाता है। ठीक है, सेफ्लोस्पोरिन्स आ जाती हैं। इसके अलावा एमिट्रिप्टालिन, एनिट्रोल, तो इसमें काफ़ी ना उन्होंने सारी रेंज लिखी हुई है। ठीक है, ये सारी रेंज है उसमें। अब हम लोगों ने अभी तो फिलहाल मैंने अभी आपको क्लॉज बी और डी के बारे में बताया ना, अभी हम लोगों ने ई को भी डिस्कस करना है, तो अभी ई आया हम सामने, तो उसको भी कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ जो नोट है वो ये है कि इसमें कोई भी फॉर एग्जांपल स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है या कोई भी एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक क्रीम्स को इंक्लूड नहीं किया गया। उन्होंने बता दिया कि प्रिपरेशन कंटेनिंग अबव सब्सटेंसेस एक्सक्लूडिंग द प्रिपरेशन इंटेंडेड फॉर द टॉपिकल या एक्सटर्नल यूज आल्सो कवर्ड बाय दिस शेड्यूल। मतलब कोई भी ऐसी प्रिपरेशन जिसमें ये सब्सटेंसेस मौजूद होंगे वो भी इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट कि कोई भी क्रीम जो टॉपिकली यूज़ करनी हो या एक्सटर्नली यूज़ करनी हो। और आई ड्रॉप्स भी यूजुअली टॉपिकल में ही आ जाता है या एक्सटर्नल में ही आ जाते हैं। ठीक है, और जो भी क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट्स होती हैं, अक्सर आपने एंटीबायोटिक क्रीम जैसे बीटाजेनिक हो गई, ठीक है ना, बीटाजेंट हो गई, या फिर कोई हमारे पास फ्यूसिडिन तो खैर नहीं है, लाइक कोई भी क्रीम, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड वगैरह आ जाते हैं, फ्यूसिल बी आ जाती है। ये हमारे पास स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, एंटीबायोटिक प्लस स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन है। तो ये जितने भी क्रीम्स वगैरह हैं जिसमें स्टेरॉयड मौजूद होते हैं या कोई एंटीबायोटिक जिसमें ये जो इसमें मेंशन है वो मौजूद होती है, तो वो इसमें कंट्रोल में नहीं आएगी। मतलब उनको कंट्रोल करना या उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बताएंगे कि क्या इनका शेड्यूल बी और शेड्यूल डी को किस तरह से डील किया जाता है। तो पहले मैंने आपको बता दिया इसमें ड्रग्स कौन से हैं, और शेड्यूल ई का मैं आपको बता दूं कि इसमें जितने भी होते हैं ना वो पॉइजनस ड्रग्स होते हैं, और इसमें साथ उनकी लिमिट्स लिखी हुई हैं। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी ड्रग बताया होता है कि अबव द लिमिट जो है वो एज अ पॉइजन के तौर पे काम कर सकता है, और बिलो द लिमिट जो है वो एज अ ड्रग के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है वो सारी लिमिट्स लिखी हुई हैं कि यहाँ पर क्या है, परसेंटेज ऑफ द पॉइजन कंटेंट
बिलो विच द सब्सटेंस और इट्स प्रिपरेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द रूल, ठीक है, कि परसेंटेज अगर इससे बिलो है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इससे अबव है या इस जितनी है तो फिर वो एज अ पॉइजन ड्रग के तौर पे जो है वो काउंट किया जाएगा, ऑल दो कि वो थेराप्यूटिक एफिकेसी रखता होगा और थेराप्यूटिकली सेल भी होगा, लेकिन उसको जो उसकी मैनेजमेंट होगी ना, जो फार्मेसी सेटअप या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप करेगा, वो एज अ पॉइजन के तौर पे करेगा। शेड्यूल ई ड्रग्स की जो इंस्ट्रक्शन है वो भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उनके तौर पे करेगा। तो ठीक है, तो शेड्यूल बी का हम लोगों ने देख लिया कि क्या है, साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक, और हमारे पास आ जाते हैं नार्कोटिक साइकोट्रोपिक ड्रग्स आ जाते हैं और एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। शेड्यूल डी के अंदर जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास जो मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सिर्फ सेल उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर सेल होंगे ये खास तौर पे, और शेड्यूल ई में आ जाता है पॉइजन ड्रग्स, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मैनेजमेंट किस तरह से करनी है इन ड्रग्स की, ठीक है, कि क्या रूल है, क्या कंडीशंस हैं इनकी। तो कंडीशन ऑफ द शेड्यूल बी क्या है कि सबसे पहले जो बी और डी दोनों ही जो है ना वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ही प्रिस्क्रिप्शन पे बिकेंगे, ठीक है ना, विद द ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो फार्मासिस्ट या मेडिकल स्टोर पे रखी जाएगी, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कौन रखेगा, फार्मेसी रखेगी या फिर मेडिकल स्टोर रखेगा, ये लॉ है। यूजुअली लोग रखवाते नहीं अपनी प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन ये बाय लॉ जो है वो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फिर इनकी जो सेल्स, जितना जो भी बंदा लेके गया है ना, उसकी जो सेल है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्लीपिंग पिन यानी बेंजोडाइजपिन में से कोई भी ड्रग जैसे अल्प्राजोलैम कोई पर्सन जो है वो लेके जाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, तो उस पे जो है रजिस्टर पे बाकायदा मेंटेन किया जाएगा सारा कुछ, ठीक है, कि कौन सी डेट को लेके गया, कितनी क्वांटिटी लेके गई, कौन सा ब्रांड था, मैन्युफैक्चरर उसका कौन सा था, ठीक है ना, कितनी पोटेंसी थी उसकी, ठीक है ना, कितनी क्वांटिटी वो लेके गए, कितना कौन सा बैच नंबर था, क्या हमारे पास वापस रह गया बैलेंस, और साथ क्वालिफाइड पर्सन साइन भी करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाएंगी रिकॉर्ड रजिस्टर पे, ठीक है ना। कोई भी प्रिस्क्रिप्शन अच्छा एमबीबीएस डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज या कोई भी दूसरा इस टाइप का इंस्टीट्यूशन जो हो, ठीक है ना, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरी नहीं है, ये इन 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शेड्यूल जी जो है वो ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड या स्टोर बाय द मेडिकल स्टोर। शेड्यूल जी के जो ड्रग्स हैं, अब मैंने आपको जी नहीं दिखाया, मैं आपको जी भी दिखा देती हूँ। शेड्यूल जी कौन सा है, इसमें आ जाता है शेड्यूल जी में ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड या फिर डिस्ट्रॉयड, सोल्ड और स्टोर्ड बाय द लाइसेंस इन द फॉर्म 10, यानी कि मेडिकल स्टोर वाला जो पर्सन होगा वो ये ड्रग्स नहीं रखेगा। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होंगे इसमें, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या फिर वैक्सीन वगैरह, ये जितनी भी वैक्सीन है इनकी खास स्टोरेज टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है प्रोडक्ट्स रिलेटेड विद द मैलिग्नेंट डिजीजेज एंड द इम्यूनोसप्रेशन, ये खास तौर पर जो एंटी कैंसर्स हैं ये वो हैं। फिर ड्रग्स फॉर द एनेस्थीजिया एंड इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स आ जाते हैं, ये सारे जो है वो इन एनेस्थीजिया की ड्रग्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ एंटीबायोटिक्स यहाँ मेंशन है वो नहीं रख सकते, आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन यानी कुछ हार्मोन्स वगैरह हैं, अल्फा ब्लॉकर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नार्कोटिक साइकोट्रोपिक या ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो शेड्यूल जी में आते हैं, वो मेडिकल स्टोर नहीं रख सकता। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाता है एंटीवायरस आ जाते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक एंजाइम्स प्रोडक्ट जो कि डायलिसिस में यूज़ होते हैं, क्रीम्स या एरोजल जो स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की हों, किसी भी स्टेरॉयडल प्रिपरेशन की क्रीम्स और जो है ना ये एरोजल भी नहीं रख सकता मेडिकल स्टोर, ठीक है। और हार्मोनल प्रिपरेशंस जिनमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ये मेडिकल स्टोर नहीं रख सकता। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्लोज जो है वो हमारे पास एफ में क्या है, हमारे पास आ जाता है रजिस्टर पर्टिकुलर्स फॉर द रजिस्टर पर्टिकुलर्स क्या होंगे शेड्यूल बी और शेड्यूल डी के, मतलब कि रजिस्टर पे क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है उसमें वो लिखा हुआ है। उसमें आ जाता है हमारे पास सीरियल नंबर होगा, जो सीरियल नंबर आप रजिस्टर पे लिखेंगे ना, जो रजिस्टर पे मेंशन, क्योंकि अक्सर एक सीरियल नंबर की ये लिस्ट होती है 1 2 3 4 जो भी, वो आपने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर भी नंबर वो एंटर कर देना है, ठीक है ना, कि जो है वो इस प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो सीरियल नंबर है। फिर उसके बाद आ जाता है डेट ऑफ द सेल लिखेंगे, कितनी सेल हुई, प्रिस्क्राइबर का नाम लिखेंगे, पेशेंट का नाम, अच्छा ये मैंने पहले आपको प्रिस्क्राइबर और पेशेंट का नाम नहीं शायद बताया, लेकिन ये भी लिखते हैं, पेशेंट और प्रिस्क्राइबर का नाम, मैन्युफैक्चरर का नाम, फिर उसका ड्रग का नाम लिखेंगे, बैच नंबर लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, ये भी लिखते हैं। मतलब शेड्यूल बी और शेड्यूल डी के जो ड्रग्स हैं उनकी परचेज भी लिखते हैं, उनका बैलेंस भी लिखते हैं और क्वालिफाइड पर्सन साइन करता है, ठीक है। अब ये शेड्यूल जी है ना, अगर इसके केस में प्रिस्क्रिप्शन क्योंकि रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स जनरल होती हैं, जो हमारे पास शेड्यूल बी है ना हमारे पास, इसमें क्या ज़्यादातर एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या फिर एनएक्सोलाइटिक्स हैं या स्लीपिंग एड एजेंट है, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल डी है ना इसमें अक्सर एंटीबायोटिक्स हैं या फिर जो है ना आपके पास आ जाती हैं हार्मोनल ड्रग्स, क्योंकि इनकी प्रिस्क्रिप्शन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द बी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ अगर आप लोग सीरियल नंबर जो है ना यही रिपीट कर दो और डेट लिख दो और क्वान्टिटी और रेफरेंस इन द रजिस्टर, ठीक है ना। आप लोग रेफरेंस इन द रजिस्टर में कौन सा इसका रेफरेंस है मतलब ये लिख दो, तो ये भी चीज़ें
काफ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या कंडीशन है हमारे पास कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसको फिलफिल करना है। उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रिस्क्राइबर की जो है प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो प्रिस्क्रिप्शन है यानी एमबीबीएस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उस पर देखना चाहिए। तो प्रिस्क्रिप्शन की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब वो क्या है कि एक तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, वो साइंड होनी चाहिए प्रिस्क्राइबर से, पेशेंट का नाम या कोई ईमेल एड्रेस, पेशेंट का नाम और ईमेल एड्रेस लिखी होनी चाहिए, ड्रग की क्वांटिटी, उसका डोज, ड्रग का नेम और डेट सारा कुछ लिखा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जो मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या फिर जो हमारे पास होगा सेलर। ठीक है, वो ड्रग बेच सकता है किस पर्सन को, ऐसा पर्सन जिसके पास ड्रग सेल लाइसेंस हो। ठीक है, अब यही वो क्या है फॉर्म 9, फॉर्म 10 और फॉर्म 11 मैंने आपको बताया ना, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिस्पेक्टिवली वो जो होता है वो क्या है ड्रग सेल लाइसेंस है वो। ठीक है, अगर उसके पास होगा तो फिर उसको जो है ना मैन्युफैक्चरर, इम्पोर्टर या फिर जो सेलर होगा ना ड्रग का, वो सिर्फ जो है वो ड्रग बेच सकता है ऐसे पर्सन को जिसके पास DSL हो। और उस पर्सन को ये जो लोग हैं वो क्या है वारंटी इशू करेंगे, वारंटी देंगे कि हाँ ये हमने मतलब हमारे पास से ये आया है और ये किसी भी तरह का जो है वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर रहा ड्रग एक्ट को, 1976 की किसी भी प्रोविजन को जो है इस खास तौर पे सेक्शन 23 को जो है ये कॉन्ट्रावेंशन नहीं है इसकी, ये खास तौर पे मेंशन होता है जो भी वारंटी देता है, जो भी परचेज होती है, सेल परचेज होती है, सॉरी जो परचेज होती है ना ड्रग की, लाइक एक बंदा परचेज कर रहा है दूसरा तो सेल ही कर रहा है ना, तो उस पर खास तौर पे जो वारंटी जारी होती है उस पर खास तौर पे लिखा होता है कि सेक्शन 23 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976 की किसी भी तरह कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रही। और उस सेक्शन 23 क्या है प्रोहिबिशंस है। ठीक है, उसमें वारंटी भी देगा और इनवॉइस भी देगा। ठीक है, एट द टाइम ऑफ द सेल। और इसके अलावा किसको दे सकता है वो एमबीबीएस डॉक्टर को भी देगा। ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर अगर मांगता है तो ये मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या सेलर जो है वो दे सकता है। अगर वो एमबीबीएस डॉक्टर को दे रहा है ना, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे जो कॉपी होगी ना इनवॉइस की और वारंटी की, ठीक है, अब इसके एमबीबीएस डॉक्टर को ड्रग सेल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उसका एमबीबीएस होना ही काफी है। अगर वो इसको दे रहा है ना तभी वो वारंटी और इनवॉइस तो इशू करेगा इसको, लेकिन साथ में एक कॉपी इंस्पेक्टर को, जो रेलिवेंट इंस्पेक्टर होगा ना, एरिया इंस्पेक्टर होगा, उसको भी भेजेगा। ठीक है, अब इसको एमबीबीएस डॉक्टर को क्यों एग्जाम्पशन है, मतलब इससे ड्रग सेल लाइसेंस से क्यों एग्जाम्पशन है, किस सूरत में एग्जाम्पशन होगी, कि मतलब इसको जो है वो क्यों हम इतनी राहत दे रहे हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है उसको क्यों ड्रग सेल लाइसेंस की जरूरत नहीं है, अगर वो ड्रग जो है वो अपने पेशेंट को दे रहा है, क्योंकि लाइक क्लिनिक होता है ना, क्लिनिक पे दे रहा है वो, ठीक है, डायरेक्टली, तो फिर उसको जो है एग्जाम्पशन है। या फिर और साथ में जो है ना वो रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहा है बी और डी ड्रग्स का, जिस तरह ये प्रिस्क्राइब्ड है ना कि शेड्यूल बी और डी ड्रग्स को जो है वो किस तरह से बेचना है, ठीक है ना, किस तरह से उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है ना, और क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए उसके रजिस्टर के, ठीक है ना, वो सारा कुछ जो है वो मेंटेन कर रहा है, तो फिर ये इसको जो है इसको एग्जाम्पशन है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड द 7 सबसेक्शन 7 हमारे पास क्या जाता है कि इनवॉइस की जो इनवॉइस आई या वारंटी है वो कैसी होनी चाहिए। उसमें जो परचेजर है ना उसका, जैसे आप अगर मैं सेल कर रही हूँ तो और आप परचेज कर रहे हो तो आपका नाम और आपका जो एड्रेस है फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का, वो नाम और आपका जो एड्रेस है वो पूरा तरह मैंशन होना चाहिए, ठीक है ना, परचेजर का, और साइन होना चाहिए, वारंटर ने उसको साइन किया हो, इंडिकेटिंग द नेम और द डेट, मतलब वारंटर का मतलब अगर मैं वारंटी दे रही हूँ तो मेरा नाम और जो डेट है जिस दिन दे रही हूँ वो सारा मैंशन होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जो मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या सेलर ऑफ द ड्रग है ना, वो भी 3 सालों तक जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है ना, कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मतलब अपने वो जो भी उनकी परचेज होगी, जो भी, क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर इंपोर्टर है तो वो भी कहीं से इंपोर्ट करवा रहा है ना, तो वो भी अपना जो है इंपोर्ट का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा और सेल का भी रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। और उसके जो रिकॉर्ड मेंटेन, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें क्या क्या मेंशन होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ द परचेज लिखी होनी चाहिए या सेल, डेट ऑफ द परचेज, किस डेट पे परचेज हुआ या किस डेट पे सेल हुआ, नेम ऑफ द एड्रेस, नेम एंड द एड्रेस ऑफ द कंसर्न परचेजर या सेलर का जो है वो एड्रेस लिखा हो, ड्रग का नाम हो, उसकी बैच नंबर हो, क्वांटिटी हो, एक्सपायरी लिखी हो, मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हो, ठीक है, यानी कि सारा कुछ लिखा होना चाहिए। ये सारा कुछ भी मेंटेन होना चाहिए 3 सालों तक, ऐसे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मतलब जिनके ऊपर ये सारी चीजें मेंशन हो, 3 सालों तक वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेंटेन करने पड़ेंगे मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या सेलर को। इसके अलावा जो जनरल रिकॉर्ड है वो भी उसको कम से कम 3 सालों तक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लाइसेंसी जो है ना वो रिकॉर्ड करेगा ये रजिस्टर जो भी मेंटेन किया है अंडर दीज रूल, मतलब जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके पास या भी जो भी रजिस्टर्स है ना उसके पास, वो अगर इंस्पेक्टर मांगता है तो वो उसको देगा, या कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर इंस्पेक्टर मांगता है तो वो उसको देगा, कौन, लाइसेंसी, जिसको लाइसेंस इशू हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है स्टोरेज ऑफ द शेड्यूल ई और शेड्यूल बी ड्रग्स, ठीक है ना। अब डी ड्रग्स की कोई स्टोरेज की वो नहीं है गाइडलाइंस, या कि उसको किस तरह से स्टोर किया जाए, क्योंकि वो बहुत ब्रॉड रेंज
रेंज और बहुत रनिंग ड्रग्स हैं, ठीक है ना, जो अक्सर प्रिस्क्राइबर जो हैं वो लिखते हैं, और उसकी जो है वो स्पेशल स्टोरेज गाइडलाइंस नहीं है, ई और बी की है। ई और बी की यहाँ क्या है कि नंबर 1 ये है कि क्लॉज ए में क्या मेंशन है कि उसको ऐसी प्रीमिसेस में रखना है, इसमें पॉइजन ड्रग्स हैं, पॉइजनस ड्रग्स होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होंगे नार्कोटिक, साइकोट्रोपिक या फिर एंटी डिप्रेशन या अदर स्टेरॉयडल ड्रग, ठीक है, ऐसी प्रीमिसेस में जो कि कस्टमर के लिए उसकी एक्सेस ना हो, ठीक है ना। और दूसरा लॉक्ड अलमीरा में, कबर्ड में या फिर ड्रॉवर्स में जो रिजर्व हो सोलिडली फॉर द स्टोरेज ऑफ दीज सब्सटेंसेस, ठीक है ना, यानी कि उनकी खास तौर पर उनको लॉक्ड अलमीरा और कबर्ड में रखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है स्पेशल गाइडलाइंस फॉर द शेड्यूल ई मेडिकेशन। क्या है शेड्यूल ई मेडिकेशन के लिए खास गाइडलाइंस? वो ये है कि जो है जो भी सब्सटेंस जो कि इस पॉइजनस ड्रग्स की लिस्ट में है, शैल बी स्टोर इन अ कंटेनर इम्परवियस टू द पॉइजन अनसफिशिएंटली स्टाउट टू प्रिवेंट लीकेज। मतलब ऐसा कंटेनर होना चाहिए जो कि पॉइजन के लीकेज को प्रिवेंट करे, इतना मजबूत हो कि वो इम्परवियस हो, उसमें से एवेपोरेट या फिर लीच आउट ना हो कोई भी पॉइजनस ड्रग, और ना ही जो है वो लीक होने के उसके चांसेस हो, ठीक है। उसके बाद उसके जो भी कंटेनर होगा उसके ऊपर वर्ड पॉइजन जरूर मेंशन होना चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सबसेक्शन 14 आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइसेंस जो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइसेंस जो होगा वो मेंटेन करेगा, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन करेगा ऑफ द इन्वेंट्री सोल और सेल और परचेज के लिए वो कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 21 ऑफ पंजाब ड्रग रूल्स 2007, उसमें है कैंसिलेशन या सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस, ठीक है ना। अगर तो जो है ना हमारे पास कोई भी इंस्पेक्टर DQCB या PQCB रिपोर्ट करता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को कि यहाँ पर जो है कॉन्ट्रावेंशन हो रही है ड्रग एक्ट की 1976 की, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी शोकास नोटिस भेजेगी लाइसेंसी को, ठीक है ना, जो लाइसेंस होल्डर होगा जिसके नाम पे लाइसेंस चला होगा, कि हम बताएं कि हम क्यों आपका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल ना करें, पेश होकर अपने आप को डिफेंड करें, शोकास नोटिस भेजेगा। अगर वो डिफेंड करता है और वो फेल हो जाता है टू कंप्लाई द कंडीशन, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो कैंसिल कर सकती है या सस्पेंड करती है लाइसेंस फॉर अ पीरियड एज में डीम फिट, अकॉर्डिंगली जो भी वो समझेगी मुनासिब समझेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो उसके हिसाब से लाइसेंस ये सस्पेंड कर देगी फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी। अब ये बंदा जिसका लाइसेंस ये नहीं कि ये फेल हुआ कंप्लाई करने, शोकॉस नोटिस भेजा, या तो वो जा नहीं सका या फिर वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर सका और लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो अब ये बंदा जो है वो क्या करेगा, यानी कि ये कोई भी जो फार्मेसी जो होगा जिसका फार्मेसी का लाइसेंस होगा या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का लाइसेंस होगा, ये वही बंदा होगा ना, तो ये क्या करेगा, ये प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी को अप्रोच करेगा किसने, 30 दिन के अंदर। ये ना हो कि वो उसको 2-3 महीने बाद याद आ रहा है कि भाई अब ये तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने मेरे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 30 दिन के अंदर उसको अपनी जो है वो अपील करनी पड़ेगी एपिलेट अथॉरिटी को, और एपिलेट अथॉरिटी जो है उसका हमारे पास जो है वो कौन उसको कर रहा होगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी द प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी होगा, ठीक है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि चीफ सेक्रेटरी होगा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, वो जो होगा एपिलेट अथॉरिटी होगा फॉर द पर्पस ऑफ हेयरिंग अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी जो है वो किसी ऑफिसर को या कि ऑफिशियल को भी डायरेक्ट कर सकता है कि वो असिस्ट करे अथॉरिटी को, ठीक है। इसके अलावा क्या है इसके बारे में कि प्रोविंशियल एपिलेट अथॉरिटी एपिलेंट को अपॉर्चुनिटी देगी कि बताए अपना केस जो है वो अपने हमारे सामने रखिए, अपने आप को डिफेंड करना चाहता है तो वो बताए क्या उसके पास सबूत है कि उसका जो है ना सजा को कैंसिल किया जा सके, ठीक है। और उसके बाद जो एपिलेट अथॉरिटी डिसाइड करेगी वो फाइनल रूल्स होंगे, और इसके बाद जो भी रूल होगा बेशक वो उसको जो है वो इजाज़त दे देता है सेल करने की, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने की, या फिर जो है वो उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देता है। वो जो ऑर्डर्स होंगे वो फाइनल होंगे, उसके बाद जो लाइसेंसी है वो किसी भी इदारे में जाके वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, अपनी आवाज़ जो है वो मतलब नहीं कर सकता कि भाई मेरा जो है वो डिसीजन मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि उसको एक ऑप्शन मौका जो है वो दोबारा दिया गया है, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन 23 गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। ये जो है हमारे पास किसके अकॉर्डिंग होता है, गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस लाइसेंसी अंडर दिस रूल, या कोई भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि डील कर रही होगी स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग से, वो कंप्लाई करेगी गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस इन द शेड्यूल H। अब हमारे पास रह गया शेड्यूल H जिसको हमने नहीं देखा था, वो भी देख लेते हैं। ओके, शेड्यूल H के ऊपर क्या हेडिंग है, गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस टू बी फॉलोड बाय द लाइसेंसिंग एंड अ पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन हाईलाइट्स है वैसे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई है कि किस तरह से जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन या स्टोरेज प्रैक्टिस होनी चाहिए,
ठीक है। तो इसमें जो हाइलाइट्स हैं वो ये है कि एक तो जो है ना आपके देयर शैल बी द एडुकेट नंबर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल एट ऑल द वर्किंग आवर्स। ठीक है ना, मतलब एक तो क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए, जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं उनमें क्वालिफाइड पर्सन होने चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि जो आपके प्रेमिसेस होगी उसमें फार्मास्यूटिकल की, वेटरनरी या फूड प्रोडक्ट्स या कॉस्मेटिक्स की अलग से सेपरेशन होने चाहिए। डिसइंफेक्टेंट भी बाज़ औक़ात रखे होते हैं फार्मेसीज के अंदर, तो वो डिसइंफेक्टेंट्स की अलग से प्रेमिसेस होने चाहिए, इनकी क्रॉस कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसकी ह्यूमिडिटी जो प्रेमिसेस है उसकी तो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, हाइजीन का ध्यान रखा जाए, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा जो व्हीकल यूज़ हो रहा हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लाइक ड्रग को जो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो ड्रग को लेकर जा रहा है, किसी मेडिसिन को लेके जा रहा है जिसके फ्रिज आइटम है, तो उसके जो फ्रिज आइटम्स में जो है उसका जो टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए। ठीक है ना। वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग खास तौर पे, क्योंकि अगर गर्मी है बाहर और फ्रिज आइटम है तो उसको प्रॉपरली आइस पैक्स और आइस बॉक्स के अंदर लेकर आया जाए। ठीक है ना। आइस बॉक्स के अंदर लेकर आया जाए विद आइस पैक्स, अगर बॉक्स नहीं है तो आइस पैक्स के साथ जो है उसको लेकर आया जाए। ठीक है ना। फिर जो हमारे पास नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस उनका प्रॉपर से मेंटेन किया जाए रिकॉर्ड। ठीक है ना। डिस्पेंसिंग जो है वो एरिया, जो स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट यूज इन द डिस्पेंसिंग है, कोई डिस्पेंसिंग कर रहा है यानी कि वो जो है हमारे पास क्या कर रहा है, कंपाउंडिंग वगैरह कर रहा है, तो उसका जो सेक्शन है, उसके जो मटेरियल है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट और जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रॉपरली लेबल्ड करना है। ठीक है ना। जो भी कंपाउंडिंग कर रहा है उसके पास जो भी प्रोडक्ट्स पड़े हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड हो। उसके बाद जितने भी ड्रग्स हैं वो फीफो रोल यानी कि जो फर्स्ट एक्सपायर एंड फर्स्ट आउट के लिहाज से जो है ना, ये फर्स्ट कम फर्स्ट आउट FIFO भी होता है, FEFO भी होता है, वो इस तरह से अरेंज होना चाहिए यानी कि जिसकी नियर एक्सपायरी हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल कोई अगस्त 2025 में जो है वो एक्सपायर हो रहा है, तो और एक ड्रग है जो अप्रैल 2026 में एक्सपायर हो रहा है, तो अप्रैल 26 वाला पीछे हो और अगस्त 25 वाला जो है वो आगे हो। ठीक है। इसके अलावा जो है जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं या कोई भी जो डैमेज आइटम्स हैं उनको अलग से रखा जाए। ठीक है। थर्मोलाबाइल ड्रग्स जो हैं उनको खास तौर पे जो जो टेम्परेचर से जो है अफेक्ट हो जाती है हाई टेम्परेचर से, उनको रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। ठीक है। उसके बाद स्टोरिंग कंडीशन जो है फॉर द प्रोडक्ट्स एंड द मटीरियल शैल बी इन द कंप्लाइंस विद द लेबलिंग इंस्ट्रक्शन एंड द रिक्वायरमेंट, मतलब जो स्टोरेज कंडीशन है ना उसमें बड़ा ध्यान दिया गया है इस पर खास तौर पर कि वो बिल्कुल जो है ना वो फुलफिल्ड होनी चाहिए। ठीक है। फिर आपका जो गोडाउन हो उसकी लिखी हुई है किस किस तरह की जो है ना उसकी जो शेल्फ होनी चाहिए। द स्टोर्स में भी अरेंज इन द स्टोर रूम एंड द शेल्फ वो एज पर फॉलोइंग, उसका हाइट वो होना चाहिए, एक दूसरे से इतना इतना फासला होना चाहिए। फिर जो बिल्डिंग है उसमें कोई भी इंसेक्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई भी वर्मिन, कोई भी बर्ड, कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं होने चाहिए। उसके बाद जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से अबव या ह्यूमिडिटी 70 से अबव को समझा जाएगा कि वो एक्सट्रीम कंडीशन है और इनसे जो है वो नीचे ही होना चाहिए आपका टेम्परेचर वगैरह। जो फ्रोजन आइटम्स होती हैं ये अच्छा MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर रही हूँ और उनको डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है। जो फ्रोजन आइटम्स हैं जैसे वैक्सीन वगैरह नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड विद द कोल्ड चेन एंड उनको स्टोर करना चाहिए, मतलब खास अगर टेम्परेचर पे लिखा वैक्सीन के ऊपर लिखा हुआ है -20 तो फिर उसको -20 पे किया जाए। लेकिन कुछ वैक्सीन 2 से 8 की भी होती हैं। ठीक है ना। तो ये नहीं हो कि सारी वैक्सीन को आप लोग -20 पे स्टोर कर रहे हो, 2 से 8 वाली भी होती हैं। तो 2 से 8 वाली को जो है आपने मतलब यही बात आ गई ना कि जो स्टोरेज कंडीशंस है ना उनको उनकी लेबल के अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो लेबलिंग के अकॉर्डिंग है उनके अकॉर्डिंग आपने स्टोर करना है। बात यह है कि फ्रोजन का टेम्परेचर क्या है, -20 डिग्री। ठीक है ना। जो 2 से 8 वाली है फ़ारेनहाइट में नोट कर 36 से 46 फ़ारेनहाइट, अक्सर ये भी आ जाता होता है। ठीक है। फर्स्ट दे आर यूजुअली केप्ट इन द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड नेवर फिर इन द फ्रीजर। फिर जो लिखा होता है स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। ठीक है ना। इनके अगर तो कूल प्लेस पे लिखा हुआ है तो 8 to 15 डिग्री का टेम्परेचर होगा। रूम टेम्परेचर का जो होता है ना वो हर जगह वेरी करता है, ज़्यादातर जो है 15 से 26 होता है और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के लिहाज से जो है 30 तक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। उसके बाद जो है ना मॉइस्चर से प्रोटेक्शन होना चाहिए, 60% जो है ह्यूमिडिटी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फार्मेसी या जो भी स्टोरेज एरिया हो जहाँ पर ड्रग मौजूद हो। ठीक है। उसके बाद मॉइस्चर से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई भी लीक नहीं होना चाहिए। रूफ्स ऑफ द स्टोरेज साइड जहाँ पर ये ड्रग्स रखे हों वहाँ कुछ छतें लीक ना कर रही हों, क्लीन होनी चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर शेल इंश्योर डिलीवरीज ओनली टू द ऑथोराइज्ड रिटेलर, जो पहले बात है कि जिनके ड्रग से लाइसेंस होगा सिर्फ उनको रिटेल उनको किया जाएगा।
For all the supplies, a document shall enclose, making it possible to identify the stock to a certain the date and the name and the pharmaceutical form of the medicinal product, quantity कितनी बिक रही है, ठीक है, एड्रेस सब, मतलब वो जो पहले सारी कंडीशन बताई गई हैं वही कि इनवॉइसेस वगैरह किस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रिकॉशंस अगेंस्ट द स्पिलेज एंड ब्रेकेज या थेफ्ट के अगेंस्ट भी जो है वो प्रिकॉशंस की चोरी ना हो जाए, टूट ना जाए चीज़ें, इनके अकॉर्डिंग भी इनके लिए भी जो है वो खास तौर पर किया जाए। फिर अगेन वही बात आ जाती है कि वो सिक्योर है कि नहीं, ठीक है ना, एंड नॉट सब्जेक्टेड टू द अनएक्सेप्टेबल डिग्री ऑफ द हीट, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे उनको एक्सपोज ना करें किसी भी ड्रग को। फिर मेडिसिनल प्रोडक्ट रिक्वायरिंग जो कंट्रोल टेम्परेचर है, वही बात आ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन में खास तौर पे ध्यान रखें। और जो डिफेक्टिव मेडिसिन है विच हैव बिन रिटर्न शैल बी केप्ट अपार्ट फ्रॉम द सेलेबल, मतलब जो भी डिफेक्टिव मेडिसिनल प्रोडक्ट है विच हैव बिन रिटर्न शैल बी केप्ट अपार्ट फ्रॉम द सेलेबल स्टॉक से जो है वो अलग रखना चाहिए, ताकि उनकी दोबारा से सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए अनटिल कि उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है वो डिसाइड हो जाए, ठीक है ना। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये एक ओवरऑल पिक्चर आ जाती है कि कौन कौन से शेड्यूल, अच्छा ये जो शेड्यूल बी हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया ना कि ये इसमें तो नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग हैं, सी में जो है ये क्या है, तो जो शेड्यूल ए कहाँ था, ये किसी के जहन में पता नहीं सवाल आया कि नहीं आया, जो लोग ध्यान सुन रहे हो शायद उनके जहन में आया होगा कि शेड्यूल ए फिर कौन सा है। शेड्यूल ए में ये सारे फॉर्म्स हैं, ठीक है ना, जो भी हमने फॉर्म 1 से लेकर फॉर्म 11 तक हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये सारे फॉर्म्स जो हैं शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। अब आप लोग खुद से रिकॉल करें कि फॉर्म ए क्या है, ठीक है ना, मंथली रिपोर्ट फ्रॉम द इंस्पेक्टर, और इसके दो पार्ट्स हैं, समरी ऑफ द इंस्पेक्शन है और डिटेल्स ऑफ द वायलेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द ड्रग्स, ठीक है ना। फॉर्म बी में क्या है, फॉर्म 2 में क्या है कि वो डिटेल की रिपोर्ट जाती है, यानी गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट देता है, मंथली रिपोर्ट देता है। फॉर्म 3 पे क्या है, ऑर्डर्स टू नॉट टू डिस्पोज ऑफ द स्टॉक, ठीक है। फॉर्म 4 पे इंटीमेशन दी जाती है सैंपल उठाने के लिए। फॉर्म 5 जो है वो रिसीट होता है। फॉर्म 6 पे मेमोरेंडम भेजा जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को, यानी इंस्पेक्टर जो है वो सैंपल भेजता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को। फॉर्म 7 पे गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट भेजता है, ठीक है ना। और ये किसके अंडर फ्रेम, किसके अंडर हुए हुए हैं, ड्रग एक्ट 1976 के अंडर जो है ये फ्रेम हुए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म 8A क्या होता है, एप्लीकेशन है अगर आपने लाइसेंस अप्लाई करना है फार्मेसी के लिए, 8B मेडिकल स्टोर के लिए, 8C डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर्म 9 पे आ जाता है हमारे पास लाइसेंस टू सेल द ड्रग टू द फार्मेसी, यानी ये आपके पास ड्रग सेल्स लाइसेंस आएगा फॉर्म 9 पे फार्मेसी के लिए। फॉर्म 10 पे जो है मेडिकल स्टोर पे के लिए आएगा। फॉर्म 11 पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। शेड्यूल बी में क्या हमारे पास ड्रग है, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ठीक है ना, एंड अदर कंट्रोल। शेड्यूल सी में क्या जाता है, टेस्ट फॉर द फीसिस के, मतलब गवर्नमेंट एनालिस्ट ने जो फीस लेनी होगी वो कौन कौन सी फीसिस, किस तरह के टेस्ट के लिए कौन सी फीस होगी। डी के लिए आ जाता है जो कि खास तौर पे जो है ना रिटेलर जो बेचेगा मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी एमबीबीएस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। शेड्यूल ई क्या आ जाता है, पॉइजनस ड्रग की लिस्ट आ जाती है। शेड्यूल एफ आ जाता है लिस्ट ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ अ फार्मेसी की क्या होगी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। शेड्यूल जी में आ जाता है वो ड्रग्स जो मेडिकल स्टोर नहीं बेच सकता। और शेड्यूल एच आ जाता है एंड पे कि गुड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस फॉलोड बाय द लाइसेंसी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पंजाब ड्रग रूल्स, जो मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझसे फेसबुक पेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।